हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं पूजा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल समाधान स्टडी IQ पर। फ्रेंड्स, आज बिहार दरोगा क्वेश्चन बैंक 2008 से लेकर 2022 का सेट नंबर 11 कंप्लीट होने वाला है। बहुत दिनों से इस चैनल में सेट नहीं आ रही थी क्योंकि रोज़ाना बीपीएससी की जो प्रैक्टिस सेट आई थी, बुक लॉन्च हुआ था प्रवीण सर के द्वारा। उस बुक को यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया था, प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाई गई थी। इसी कारण से बीपीएससी एग्ज़ाम को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को अभी बंद कर दिया गया था, लेकिन आज से रोज़ाना आपकी ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगी और 6 सेट कंप्लीट होनी बाकी है जो आपको इस चैनल में मिलेगी। तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़े रहें। सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ सारे प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। जितने भी बिहार दरोगा अभी तक एग्ज़ाम पूछे गए क्वेश्चन हैं, विथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोग को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि स्टूडेंट्स को जो भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो और उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। इससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो में सारे क्वेश्चन को मैं समझाऊंगी, सारे विस्तार पूर्वक मैं बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि आज का जो सेट है वो क्या है कि बिहार दरोगा प्रवर्तन अवर निरीक्षक मतलब ESI प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। PT का है ये, ठीक है। और कब हुआ था? 6/12/2020 को ये ESI का PT का टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो नाम विख्यात है, किससे विख्यात है? तो श्वेत क्रांति से डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है। श्वेत क्रांति मतलब होता है दुग्ध क्रांति, या इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। तो दुग्ध क्रांति जो होता है फ्रेंड्स, या सफ़ेद क्रांति जो होती है वो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित होती है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हरित क्रांति है, तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का श्रेय जाता है। और हरित क्रांति के श्रेय किसे जाता है, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी अगर पूछेगा, भारत नहीं लगा रहेगा क्वेश्चन में, तो होगा वर्गीस नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। मतलब कि भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है वो होगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं या शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने किया था। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स, वो 1966 से 67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये डेट आप याद रखेंगे, ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो 1966 और 67 में उसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है ये भी जानिए। तो विश्व दुग्ध दिवस जो होता है वो 1 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस को मनाया जाता है। क्लियर? यहाँ पर नीली क्रांति है, तो नीली क्रांति जो होता है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और काली क्रांति जो है वो कच्चे तेल से संबंधित है। और हरित क्रांति ने मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है? तो इसका आंसर है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल जो होता है कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं करते हैं। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल दोनों एक ही चीज़ है। ये कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है, ठीक है। ग्लिसरॉल का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, वो कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है, याद रखेंगे। साबुन बनाने की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, वो साबुनीकरण कहलाया जाता है। और जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण
जिसमें सोडियम लवण होते हैं उससे वो कड़े साबुन कहलाते हैं। और कड़े साबुन का जो उपयोग होता है वो कपड़ा धोने में किया जाता है। और जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटासियम लवण, यहाँ पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि सोडियम लवण अगर बोले जाएंगे क्वेश्चन में तो कड़े साबुन इसका आंसर होगा। और अगर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि जो साबुन उच्च वसीय अम्लों में पोटाशियम लवण या कास्टिक पोटाश होते हैं उसे मुलायम साबुन कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। और मुलायम साबुन जो होता है स्नान करने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। और कड़े साबुन जो होते हैं कपड़ा धोने में यूज होते हैं, ठीक है। पानी में साबुन और डिटर्जेंट द्वारा मैल दूर करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मिसल कहा जाता है। याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है? तो इसका आंसर है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो रोग होता है वो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है। ये रोग जो होते हैं जीवाणु द्वारा होते हैं। और उस जीवाणु को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहा जाता है। और इस रोग का जो लक्षण होता है फ्रेंड्स वो तेज बुखार होता है, फेफड़े में सूजन हो जाता है, ये सब, ठीक है। हैजा जो होता है फ्रेंड्स ये आंत को प्रभावित करता है। और ये इसका जो जीवाणु का जो नाम है वो है विब्रियो कॉलेरी। क्लियर, ठीक है। टाइफॉइड जो होता है फ्रेंड्स, टाइफॉइड भी आंत को प्रभावित करता है और इसके जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका मैथ है तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका आंसर है स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जो होते हैं वो जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। बात की जा रही है जीवाणु की, तो जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान के जो पिता होते हैं वो लेवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। एनाबीना और नॉस्टक जो होता है फ्रेंड्स, एनाबीना और नॉस्टक नामक साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट N2 का स्थिरीकरण करते हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था, ठीक है। यहाँ पर 11 मई दिया हुआ है, तो 11 मई को फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? तो इसका आंसर है ये सभी। कौन कौन से कथन है पढ़ लेंगे। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि, ये सारे जो कारण हैं वो मांग के परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये जो होता है फ्रेंड्स शुष्क बर्फ का प्रयोग चीज़ों के जमाने के लिए या जमे रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। फ्रीज करने के लिए किया जाता है क्योंकि ये सामान्य बर्फ से काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसको जमाने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर है कुश्ती। तो दीपक पूनिया का जो संबंध है वो कुश्ती से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है गायन। तो पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध गायन क्षेत्र से है। इन्हें 2011 में भारत सरकार ने 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ठीक है। और मरणोपरांत 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक पॉइंट और याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु भूपेन हजारिका सेतु ही है। वो कितने किलोमीटर है ये भी जान लीजिए, 9.515 किलोमीटर है इसकी लंबाई।
और ये कौन सी नदी पर है? तो लोहित नदी पर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब पानी जमता है तो बर्फ में बदलता है, तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, जब पानी जो जमता है तो इसका आयतन में क्या बदलाव होता है? तो ये इसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी में लगभग फ्रेंड्स 71% जल जो होता है, 71% सतह जल से जो है आच्छादित है, और पृथ्वी में कुल 29% भाग जो स्थल होते हैं और 71% भाग जो है वो जल है, याद रखेंगे। पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध होते हैं फ्रेंड्स, ऊपर के जो हिस्से होते हैं वो जो होते हैं वो उसमें 61% जल है, और दक्षिणी गोलार्ध में फ्रेंड्स कितने हैं? तो 81% जो है दक्षिणी गोलार्ध में जल है। ठीक है, अब यहाँ एक और पॉइंट याद रखिएगा, भारी जल। भारी जल की खोज जो है, पहले आप याद रखिए कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। बात की जाए इसकी खोज की तो 1932 में 1932 में यूरे और बार्सबोर्न ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और भारी जल कितने डिग्री में जमता है ये भी याद रखिए, तो 3.8 डिग्री सेल्सियस में ये जमता है। ठीक है, जब पानी जमने लगता है फ्रेंड्स तो इसका घनत्व भी कम हो जाता है, और साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग जो होता है वो भारी जल का ही होता है। ये सारे पॉइंट्स जितने ही बताए मैंने जल से संबंधित, सारे ही पॉइंट्स क्लियर होंगे, और एग्जाम में काफ़ी हिटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है, और अभी वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अभी वर्तमान में 194 सदस्य हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। तो आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप आधारित संभावित क्षेत्र जो होता है वो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में है। बात की जा रही है भूकंप की, तो भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो इसका आंसर है लोकसभा के सदस्यगण। तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यगण चुन सकते हैं। बात की जा रही है लोकसभा की, तो लोकसभा का गठन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका गठन जो होता है अनुच्छेद 81 में होता है। आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, 100 रॉ लॉ। ठीक है, 100 से होता है संसद, ठीक है, जिसका अनुच्छेद 79 में व्याख्या किया गया है। रॉ से होता है राज्यसभा, जिसका अनुच्छेद 80 में व्याख्या किया गया, और लॉ से होता है लोकसभा, जिसका व्याख्या 81 में किया गया है। ठीक है, अब कभी नहीं भूलिएगा ये ट्रिक। तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब हुआ था फ्रेंड्स? ये भी जानिए कि प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहा था। ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो 5 वर्ष के लिए अधिकतम कार्यकाल होते हैं। ठीक है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो अनुच्छेद 75 के 3 में इसकी व्याख्या की गई है। ये सारे पॉइंट मैंने जो बताए वो सारे ही क्वेश्चन क्लियर होंगे आपके दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा को। ठीक है, तो रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात की जा रही है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपया दिया जाता है, मतलब 25 लाख रुपए से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 से लेकर 1992 के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और अगस्त, ये भी जान लीजिए, अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदलकर अभी क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम रख दिया गया, मतलब अभी वर्तमान में इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित या बताया जाता है। ठीक है, सबसे पहले खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी जो थे वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स कि और बहुत सारे जो पुरस्कार है उसके भी पुरस्कार राशि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आप देखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार जो होता है उसकी जो पुरस्कार राशि कितनी है? तो 15 लाख रुपए है। ठीक है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी जो है उसका भी 15 लाख रुपए है। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी बोला जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, और ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी होगा 10 लाख पुरस्कार राशि। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ए। आप पर्सनली बना लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सुवा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है फिजी। तो सुवा जो है फिजी की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका आंसर स्वैच्छिक सदस्यता। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स नौकरशाही एक वर्ड आया है, ये जान लीजिए कि नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स वेबर ने दिया था। ठीक है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। बात की जा रही है पंचायती राज की, तो पंचायती राज व्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? स्वतंत्र रूप से 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिले में हुआ था, और उसके कुछ दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। ठीक है, मतलब 2 जगह आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, 73 संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे कर्नाटक था। और वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? तो नागालैंड, हिमालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में ये सब ऑप्शन में दिया रहता है फ्रेंड्स कि कौन कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम ये सब राज्यों को छोड़कर सभी राज्य में है, और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश में लागू है पंचायती राज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर है गोवा में। तो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। बात की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की, तो इसकी स्थापना के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, के सिवान किसके अध्यक्ष हैं? यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर थे हो जाएगा। ठीक है, तो किसके अध्यक्ष थे? तो ये है इसरो। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है बताएंगे? तो वर्तमान में इसरो की जो अध्यक्ष है वो है एस सोमनाथ। ठीक है,
जिन्होंने अगस्त 2022 में अपना शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, बात की जा रही है इसरो की, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 को हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन को। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर सीआरपीएफ है। तो जब इसरो की बात हो ही गई तो सीआरपीएफ के बारे में भी जान लीजिए कि सीआरपीएफ के वर्तमान के महानिदेशक कौन है, तो सुंजॉय लाल थाउसेन है। ठीक है, और एसएसबी के भी जो है महानिदेशक वर्तमान में वही है, सुंजॉय लाल थाउसेन। ठीक है, और भी बहुत सारे महानिदेशक है, इसके बारे में भी जान लीजिए। बीएसएफ की जो महानिदेशक है वो है पंकज कुमार सिंह। एनडीआरएफ की जो महानिदेशक है वो है अतुल कारवाल। और आईडीपीपी मतलब आईडीपीपी के जो है वो उनके महानिदेशक है अनीश दयाल सिंह। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा होगा। तो कावेरी का जो है सहायक नदी वो हेमावती है, सही है। महानदी की जो सहायक नदी है वो मांड नदी, सही है। और कृष्ण का जो सहायक नदी है वो मालप्रभा, सही है। लेकिन गोदावरी की जो मूसी नदी है ये इसकी सहायक नदी नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, मूसी नदी जो है वो कृष्ण नदी की सहायक नदी है, ये आप पॉइंट याद रखेंगे फ्रेंड्स। बात की जा रही है गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी जो है वो नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, समझे? ठीक है, और गोदावरी नदी को फ्रेंड्स वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, या बूढ़ी गंगा भी कह सकते हैं इसको। याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, आप आज के बाद गलत नहीं कीजिएगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण नदी की बात आ जा रही है, तो कृष्ण नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी बहुत सारी है, जैसे कि पंचगंगा हो गया, दूध गंगा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लेंगे क्या है। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका आंसर है 5वीं। तो 5वीं जो पीढ़ी है वो पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। वर्तमान में फ्रेंड्स 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जनरेशन चल रहा है। इस जनरेशन की कंप्यूटर की जो भाषा है वो क्या है? प्रोलॉग है। ठीक है फ्रेंड्स, चार्ल्स बेबेज को फ्रेंड्स कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। अब ये 5वीं पीढ़ी चल रही है, तो सबसे पहली पीढ़ी देख लेंगे क्या है कि कंप्यूटर की सबसे पहली पीढ़ी का नाम था वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था ये भी जान लीजिए। तो ये किया गया था 1945 से लेकर 1955 में, ये फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम का इस्तेमाल किया गया था। द्वितीय पीढ़ी का प्रयोग कब किया? द्वितीय पीढ़ी का जो नाम था वो था ट्रांजिस्टर। मतलब द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास कौन किया था? विलियम शॉकले ने किया था। तीसरी जनरेशन जो थी वो आईसी का प्रयोग किया गया था, जिसका विकास किया था जैक किल्बी ने। और चतुर्थ जो मतलब चौथे जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो क्या था? माइक्रो प्रोसेसर, जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग इसमें किया गया था। ठीक है, ये 5वां जो जनरेशन था, मैंने सभी जनरेशन को क्लियर कर दिया। और एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कि रेलवे वगैरह एग्ज़ाम में काफ़ी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कौन थे, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कौन थे, तीसरी के कौन थे, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 1300। चलिए, थायमीन है एक, तो ये होगा विटामिन B1।
ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन V1 थायमिन जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय सामान्य वृद्धि के रख रखाव और तंत्रिका आयोगों में महत्वपूर्ण है। बात की जा रही है विटामिन की, तो विटामिन का जो आविष्कार किया था इन्होंने फंक ने किया था। कब किया था? 1911 में फंक ने इसका आविष्कार किया था। बात की जा रही है विटामिन B12 की, ठीक है। तो B12 का जो रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। B1 का रासायनिक नाम जो हो गया थायमीन हो गया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम हो गया वो हो गया पायरोडॉक्सिन। ये सब रासायनिक नाम फ्रेंड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में भूल कर भी इस टॉपिक को अनदेखा ना करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। लावेर कप संबंधित है, तो टेनिस से लावेर कप संबंधित है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जो जन्म हुआ था, ठीक है। और टेनिस को विश्व स्तर पर 4 प्रमुख स्पर्धाएं होती, मतलब 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं टेनिस में। कौन कौन सी जानेंगे, ध्यान रखेंगे एक तरफ से कि जनवरी में, सबसे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, मई और जून में फ्रेंच ओपन होती है, जून जुलाई में विंबलडन होती है, अगस्त सितंबर में अमेरिकन ओपन होती है। विंबलडन ओपन जो होता है फ्रेंड्स वो घास के कोर्ट में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है मिट्टी के आंगन या क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और US और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, याद रखेंगे। मतलब ऊपर और नीचे, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन और US जो होते हैं वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं और जो बीच वाले होते हैं विंबलडन जो होते हैं वो घास में और फ्रेंच जो होते हैं वो क्ले में, याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समकालीन विद्वानों ने भारत के विभाजन के समय हुए हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है जनसंहार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा परम। तो परम द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम जो था वो परम है। परम 8000 सुपर कंप्यूटर भारत का अपना खुद का बनाया सुपर कंप्यूटर था जो 1991 में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? यह नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा संघवाद। कौन कौन से हैं? बंधुता है, संप्रभुता है और समाजवाद है, ठीक है। लेकिन संघवाद जो होता है वो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही वीडियो में क्लियर करवा दिया गया, इसलिए अभी तक आप पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं, मतलब 1 से लेकर 10 तक का अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप बिल्कुल जाकर से देख लेंगे, तभी इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा सारे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाइएगा और तुरंत आंसर कर पाइएगा। क्योंकि जितने भी अभी वीडियो मैं अपलोड की हूँ सारे क्वेश्चन को मैंने विस्तार पूर्वक समझाया है, डिटेल क्वेश्चन मैंने बताया है, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली। तो उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा, तब इस वीडियो को आकर देखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या है देख ले। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर है सौरव गांगुली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका आंसर है INS चक्र। फ्रेंड्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आपकी कॉपी कलम है आपके पास तो आप कॉपी में नोट भी ज़रूर कीजिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगी सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूज़न भी होता है। भारत का प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन थे? INS अरिहंत थे। यहाँ पर अरिहंत थे ना, ये क्या थे? प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी,
ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, याद रखेंगे। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर था। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? INS कावेरी था। ठीक है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत था। और भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन था? अग्नि था। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन था? पृथ्वी था। और भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ है फ्रेंड्स? ये तारापुर में है। ये सारे ही क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए फ्रेंड्स। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है, पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे वाले एग्जाम में, रेलवे हो गए, बिहार दरोगा में, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर है तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक प्रचारण की घोषणा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त 1932 को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा सांप्रदायिक प्रचारण की घोषणा अगस्त 1932 को की गई थी, मतलब 16 अगस्त 1932 को की गई थी। ठीक है। सांप्रदायिक प्रचारण की घोषणा के समय उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेलिंगटन उस समय के वायसराय थे। अब यहाँ पर पूना समझौता के बारे में भी जान लीजिए फ्रेंड्स। तो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 33। मुक्त पतन उदाहरण है किसका? एक समान त्वरण वाले गति का। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आती जा रही है तो वीडियो को आप लाइक करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो को अगर जितना से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतने ही सारे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा इस वीडियो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? यहाँ है की बात की जा रही है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। तो भारत में 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन कौन से? ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यहाँ पर विधान परिषद अस्तित्व में है। बात की जा रही है विधान परिषद की, तो विधान परिषद जो होते हैं वे विधान मंडल के उस सदन होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है? तो इसका आंसर है 6.5 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो शेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है। ठीक है। अब इजराइल आ गई बात, तो इजराइल की जो 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई थी। और इजराइल की जो राजधानी है वो क्या है? तो यरूशलेम इसकी राजधानी है। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरस्कार की बात ही जब आ रही है तो बहुत सारे ऐसे पुरस्कार होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो सारे मैं डिस्कस कर देती हूँ। आप लोग एक बारी इसको भी ध्यान में रखेंगे। पुलित्जर पुरस्कार ये जो होती है पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1917 में। ऑस्कर पुरस्कार इसकी स्थापना जो हुई थी 1929 में हुई थी और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और एक और याद कर लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी।
तो आगरा शहर का संस्थापक जो था वो सिकंदर लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? बहलोल लोदी थे। और बहलोल लोदी ने क्या, कौन से सिक्के को प्रचलन करवाया था? तो बहलोल सिक्के, मतलब अपने ही नाम से ये इन्होंने सिक्के का प्रचलन करवाया था। अब बात की जा रही है सिकंदर लोदी की, तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने भूमि के लिए मापन की प्रमाणिक पैमाना गर्ज गर्ज सिकंदरी का जो भूमि मापन का एक पैमाना जारी किया था। ठीक है, गुलरूफी शीर्षक में फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी ही था। ठीक है फ्रेंड्स, लोदी वंश के जो इब्राहिम लोदी थे शासक, उनके साथ एक युद्ध भी हुआ था बाबर का, वो भी जान लीजिए। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर हुमायूं के बारे में भी जान लीजिए। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने ही की थी। ठीक है, और यहाँ अकबर के बारे में भी जान लीजिए कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। ठीक है, अनुवाद विभाग की स्थापना भी अकबर ने ही किया है। दीन पनाह का नाम नगर की स्थापना हुमायूं ने किया है। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है ये सब हेडेड पॉइंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है पराना नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है स्वास्थ्य से है, मतलब टीकाकरण से जो है इसका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की गई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। तो कौन सा पहल था? तो मेरी सहेली था। ठीक है, ट्रेन में महिला यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए देश भर में आरपीएफ ने मेरी सहेली योजना की शुरुआत कब की थी? ये भी जान लीजिए। 18 सितंबर 2020 को ये योजना का शुरुआत हुआ था। अब बात आ जा रही है रेलवे की, मतलब तो ये जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। देश का प्रथम विद्युत रेल कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1925 में मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी प्रथम विद्युत रेल। ठीक है, 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। रेलवे बजट जो था आम बजट से अलग कब हुआ था? तो 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश में यह अलग हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है पैरासाइट। ठीक है, यहाँ पर 20 की बात की जा रही है। वर्तमान 2022 में 94 ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है? तो कोडा को, मतलब बेस्ट फिल्म जो था वो कोडा को घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार के मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। DTO मतलब डाइटोरियम ऑक्साइड जो होता है उसका अधिकतम उपयोग किस में होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। तो फ्रेंड्स किस में होता है? परमाणु भट्टी में। ठीक है, परमाणु भट्टी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुश ब्लड घास थल पाए जाते हैं कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संगठक होते हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? वो जीव और अजीव। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 संगठक होते हैं, जीव और अजीव। बात की जा रही है पारिस्थितिकी तंत्र की, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम AG टांसले ने 1935 में किया था। ये पूछे गए क्वेश्चन है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट और हिटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेंडल के मटर पर किए गए प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया गया था? तो इसका आंसर है फूल की स्थिति। ठीक है, मेंडल के मटर पर किए गए अपने प्रयोगों के लिए फूल की स्थिति लक्षण का चयन नहीं किया गया था। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं उसे क्या कौन से लक्षण कहते हैं? तो आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। आनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी और इसी कारण इसे आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था ये जान लीजिए, तो विलियम वॉटसन ने दिया था। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट है मैंने जो बताए वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक और पॉइंट याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं और जीवधारी के जो आनुवांशिक संगठन होते हैं उसे जीनोटाइप कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो इसका आंसर है PT उषा ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो फसल का खेत। फसल का खेत जो होता है वो कृत्रिम जो होता है मानव के द्वारा जो बनाए गए होते हैं उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, जो कृत्रिम जो होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? फसल का खेत है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो फसल के मतलब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है, ठीक है, वो होगा जल हो जाएगा, खेत, मछली, जलाशय, जू। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैंने भी तुरंत ही बताया था कि AG टांसले द्वारा वर्ष 1935 में किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे अधिनियम भी हैं, ये भी याद रखिएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बारी इसको भी आप देख सकते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1986 में। ये तीनों क्वेश्चन देखिए एक ही तरह लगते हैं। ठीक है, अगर वन्य जीव लगा देगा तो 1972 हो जाएंगे, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 अक्टूबर। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नौ सेना दिवस क्या कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 51 नंबर इसका आंसर हो जाएगा B, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा से पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो काली मिट्टी गुजरात में प्रचुर मात्रा से पाई जाती है। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलकता होती है। ठीक है, काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटनेफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति कारण होती है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की भी अधिकता होती है। इसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कपास के लिए काफ़ी उपयुक्त साबित होती है। याद रखेंगे, भारत में काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन से हैं? तो बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था? तो टॉरिसेली ने इसका आविष्कार किया था और ये वायु दाब का मापने वाला यंत्र है। ठीक है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अचानक एकाएक जो अगर नीचे गिर जाता है तो क्या चीज़ की संभावना होती है फ्रेंड्स? तो आंधी आने की संभावना होती है। सारे क्वेश्चन जो मैं बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट है।
बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का जब पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। याद रहेगा। यहाँ पर एनीमोमीटर है फ्रेंड्स, तो एनीमोमीटर जो है पृथ्वी तल पर पवन का वेग मापता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन सा है? तो गैंगेटिक डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन है। इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित कब किया गया था? याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, और एक और पॉइंट इसके साथ ही याद रखिएगा, 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ये दोनों जो है क्वेश्चन थोड़े जुड़े हुए टाइप्स लगते हैं, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं कीजिए, किसमें 4 नवंबर होगा, किसमें 5 अक्टूबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? इसका आंसर है ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1973 को स्थापित किया था। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। आर्य समाज की जो संस्थापक थे कौन थे? वो थे दयानंद सरस्वती जी ने। इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, विश्व भारती के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी 1784 में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन याद रखेंगे फ्रेंड्स। और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की थी। अभिनव भारत की संस्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पैन कोड कुल कितने अक्षरों संख्याओं का बना होता है? तो जो पैन कार्ड होते हैं उसमें कितने अक्षर होते हैं, कितने नंबर होते हैं? तो 10 अक्षर के नंबर होते हैं, मतलब 10 नंबर होते हैं। ठीक है, संख्या होती हैं। ठीक है, यह भी याद रखेगा। पैन कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। इसमें बार फ्रेंड्स और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे, मैं बताने जा रही हूँ। आधार कार्ड का नंबर कितने अंक का होता है? तो 12 अंक का होता है। ठीक है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं, याद रखेंगे। एटीएम कार्ड में 16 अंक होता है। ठीक है, और वोटर आईडी कार्ड में 10 अंक होते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस में 15 अंक होते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो इसका आंसर है ई मित्र। तो नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण ई मित्र साइट से किया जाता है। ई मित्र पोर्टल को राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 का आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 20/3 ओम। ठीक है, 59। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है फ्यूजियामा। ये जापान में है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर के जलावृत के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन से हैं? किलाऊ है, जो कहाँ है? हवाई द्वीप पर है। ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, तो अपाचे जो थी, अपाचे की पहली उड़ान कब भरी थी? तो 30 सितंबर 1975 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ है? तो इसका आंसर है विजया बैंक और देना बैंक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। 30 जुलाई 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के बाद वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई है फ्रेंड्स? तो 12 हो गई है, याद रखेंगे। इलाहाबाद बैंक का जो विलय हुआ है वो इंडियन बैंक में हुआ है। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का जो विलय हुआ है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से हुआ है।
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ है। और सिंडिकेट बैंक का जो विलय हुआ है वो कैनरा बैंक में हुआ है। ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर है उज्जैन। अवंती उत्तरी की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। इसकी दो राजधानी याद रखेंगे, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा 45। 64 देख लेते हैं। सेबेस्टियन बेट्टेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित रखता है? तो इसका आंसर है फॉर्मूला 1 रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है देवदास। मतलब देवदास जो है रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। देवदास एवं चरित्रहीन पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस पुस्तक को लिखा है, याद रखेंगे। ठीक है, और सब जो है ये सारे रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किन ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो इसका आंसर है पूर्णभरणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, आप देख ही रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको समझा रही हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या पढ़ना है ये आपको नहीं पता होता है। तो उसको जो भी क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, सारे एग्ज़ाम में हिटेड क्वेश्चन और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो का आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रही हूँ, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण बुक्स का जो कंटेंट है मैं लाती रहूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह, यहाँ भारत बोल रहा है, याद रखेंगे। भारत का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका आंसर है चंपारण। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पर जब अगर भारत नहीं लगेगा, फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर भारत नहीं लगा क्वेश्चन में, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह का जो उन्होंने प्रयोग किया था वो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंतर है। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों ने 3 गठिया प्रथा, मतलब 3 गठिया कितना प्रथा हुआ, 3/20 3/20 को समाप्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन भी चलाया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं भारतीय के तीनों सेनाओं के सेनापति। तीनों सेना मतलब क्या? थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रधान सेनापति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका आंसर है परतदार चट्टानों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1791 में महिला और महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंप डे गाजेट्स ने। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि कल से आगामी बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी नहीं आई है, तो कल से बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी समाधान के टेलीग्राम ग्रुप में कल से होने वाली है। मतलब 5 बजे फुल लेंथ टेस्ट आपकी होगी, जिसमें कि बिहार दरोगा क्वेश्चन कंटेंट दिया जाएगा। जिस प्रकार बिहार दरोगा की तैयारी आप लोग चाहते हैं, क्वेश्चन का लेवल होगा, किस प्रकार की तैयारी होगी, किस प्रकार की रणनीति होगी, वो सारी वहाँ पर बताई जाएगी। और संध्या 5 बजे रोजाना समाधान के ओपन फ्री ग्रुप में टेस्ट होगी। आप लोग आकर टेस्ट दें और अपने कॉन्फिडेंट जितनी पढ़ाई की है उसको और आप जांचें कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो पाई है और कितनी करनी है। क्योंकि आप देख चुके हैं कल की बीपीएससी एग्ज़ाम, जो 12 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन का अब लेवल बढ़ते जा रहा है। अब बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, काफ़ी हद तक हाई लेवल के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार का आपका तैयारी होना वाजिब है। तो कल से हम समाधान ने रणनीति बनाया है कि कल से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। संध्या 5 बजे आप लोग बिल्कुल आकर टेस्ट दें
और भारी मात्रा में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, मित्रगण हैं, आप उनको भी जोड़ें और लाभ उठाएं उस टेस्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेंगे। 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है PV सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्या है। यहाँ पर विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता है, तो इसकी शुरुआत फ्रेंड्स कब हुई थी? 1977 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? तो इसका आंसर है हो ची मिन ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका आंसर है बेरियम। तो क्षारीय मृदा धातु में बेरियम जो है अधिकतम विद्युत धनी, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, बात की जा रही है क्षारीय मृदा धातु की, तो क्षारीय मृदा धातु जो होता है वो द्वितीयक वर्ग के तत्व हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, रेडियम, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, बेरियम जो होता है फ्रेंड्स एक सफ़ेद नर्म धातु होता है, याद रखेंगे। जब ये जो फ्रेंड्स क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 में आता है, तो वर्ग 1 में कौन आता है? तो क्षार धातु आता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका आंसर है रेणुका। रेणुका जो है वो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है। बात की जा रही है आर्द्र भूमि की, तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर 1971 में हुआ था। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर कब हुई थी? तो 1975 में। ठीक है, हस्ताक्षर किया गया था। और भारत में शामिल कब हुआ था? तो 1982 में भारत शामिल हुआ था। 3 क्वेश्चन मैंने बताए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था? कोकोंग्सबर्ड प्रायद्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया में है। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल जो है वो कौन से हैं फ्रेंड्स? हैरिके बराज है। अगर भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि कौन सा है? वो है सुंदरवन, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जुड़ा हुआ? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई, कितनी? 106 किलोमीटर। फ्रेंड्स, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितने किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में है 2933 किलोमीटर। ठीक है, भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ये क्वेश्चन मैंने जितने बताए ना फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। और भारत में जल और स्थल सीमा में लगे देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये तीनों ही जल और स्थल दोनों में ही लगा हुआ है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल कितना है? तो 2.42% है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर है जल के वहन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है शहादत खान। तो मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खान का जो असली नाम क्या था? मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक है, और मोहम्मद शाह ने चीन के लिए खान को कौन सी उपाधि दी थी? तो निजाम उन मुल्क और आसफ जहां की उपाधि दी थी। मोहम्मद शाह का शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर है लोथल। लोथल जो है फ्रेंड्स वो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। बात की जा रही सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है,
इसकी स्थापना, इसकी खोज 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में की गई थी। और सिंधु सभ्यता जो है एक आद्य ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन सभ्यता है। ठीक है, जिसको संदैव सभ्यता भी कहते हैं। याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्षीय युद्ध को परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो इसका आंसर है फ्रांसीसी। तो बात की जा रही है सप्तवर्षीय युद्ध की। तो सप्तवर्षीय युद्ध को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 7 साल तक ये युद्ध चली थी और इंग्लैंड और फारस के बीच ये चली थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका आंसर है नाग। नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता जो है वो 4 किलोमीटर तक है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1990 में इसका सफल परीक्षण हुआ था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी पश्चपात्र भी कहा जाता है। याद रखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिशूल की बात आ रही है। त्रिशूल के बारे में जान लीजिए। त्रिशूल जो होता है कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला पश्चपात्र है। ये जो आकाश है ये जो है जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय पश्चपात्र है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसका आंसर है 22। तो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राज्यसभा संबंधित एक आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदत्त है। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी? तो बीजी खड़े के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स। 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद 1992 के 71वां संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। और 2003 में 92 संविधान संशोधन द्वारा बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये पहले ही क्वेश्चन मैंने क्लियर ही कर दिया है। तो ये बस इतना जान लीजिए फ्रेंड्स कि मूल कर्तव्य भाग क के अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में वर्णित है। ठीक है, 52 संविधान पर संशोधन में दल बदल की बात की गई है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो इसका आंसर है बीजक। कबीर का वाणी जो है कि बीजक के रूप में जाना जाता है। कबीर का जन्म वाराणसी के एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। ठीक है, और एक स्वर के में आस्था व्यक्त की और इन्होंने क्या किया था? निराकर ब्रह्म की उपासना भी इन्होंने किया था। कबीर के उपदेश किसमें संग्रहित है? शबद आदि ग्रंथ में संग्रहित है। ठीक है, कबीर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो मगहर में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और कबीर जो था वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये सारे पॉइंट्स जो है हिटेड पॉइंट्स से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 देख लेंगे। पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी? तो इसका आंसर है MV हनीफा। ठीक है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार इस्तेमाल कहाँ किया गया था? तो 1982 में केरल के विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। लोकसभा चुनाव में EVM का पहला प्रयोग कब हुआ था? तो 2004 में आम चुनाव में किया गया था। और EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन था? वो था गोवा। ये 3 पॉइंट मैंने बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये एक और पॉइंट याद रखिए फ्रेंड्स, VVPAT
का सबसे पहला इस्तेमाल नागालैंड के उपचुनाव में 2013 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हो सकते एग्जाम में पूछे जाए तो याद रखिएगा। सेंटियागो राजधानी है, किसकी राजधानी है? तो चिली की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, मतलब टीपू सुल्तान में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी हत्या हो गई थी। बात की जा रही है चौथा आंग्ल मैसूर कब हुआ था? तो 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर हुआ था। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। और 1761 में फ्रेंड्स हैदर अली जो था वो मैसूर राज्य का शासक बना था। हैदर अली जो था वो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, मतलब, और उनकी जो हत्या हुई थी वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी 1782 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है सर एंड्रयू फ्रेजर। 1902 में पुलिस कमीशन सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगी, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला है, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कॉपी में नोट कीजिएगा। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। ठीक है, टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का गठन हुआ था। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। और सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। ये 3 पॉइंट मैंने बताए। एक और पॉइंट जो अभी क्वेश्चन में है, 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? सर एंड्रयू फ्रेजर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजन की पद की राजधानी है? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बांटा गया था, और इसका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, ठीक है, मिलता है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, मगध की जो राजधानी थी वो गिरिब्रज और राजगिरी थी, और मल्ल की राजधानी थी कौन थी? कुशीनारा में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और वज्जी संघ की जो थी वो वैशाली में थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है वृक्षों के जंगल के काटने के रोकने से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका आंसर ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पूरंग जिले के स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी है? दिबांग है, लोहित है, मानस, तिस्ता, ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से कौन से 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो है मंगल और बृहस्पति के 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। और एक और पॉइंट्स में याद रखिएगा फ्रेंड्स, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के फुगुटगो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो दीक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था स्वाधानतर संस्था है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति आयोग का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार को क्या थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, नीति आयोग और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीति निर्माण करने वाली संस्था की भूमिका निभाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नीति आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अरविंद पनगड़िया जी। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर है, जो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ है। ठीक है,
याद रहेगा। नीति आयोग के जो अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेदी जी हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी। मैंने पिछले कुछ देर पहले ही इसको डिस्कस किया था। तो स्वतंत्र भारत की पहली रेल मंत्री कौन थी? तो जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। और देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? वो तो ममता बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है? तो इसका आंसर है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इसका आंसर है बेक्यूरेल ने। तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। बात की जा रही है रेडियो सक्रियता की माप की, तो रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर से की जाती है। गामा किरणें, अल्फा और बीटा किरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहा जाता है। रॉबर्ट पियरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता तत्व रेडियम की खोज किया था इन्होंने। और रेडियो सक्रियता क्या है? एक नाभिकीय परिघटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेंगे। ITPP के ने अपने पैगोंग बेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर है सिक्किम। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको ITBP कहा जाता है, इसका गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 में किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे संगठन हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। असम राइफल्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1835 में हुई थी। CRPF, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। होम गार्ड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। BSF की स्थापना हुई थी 1965 में। और CISF की स्थापना हुई थी 1969 में। क्लियर? और एक वर्ड और ये ध्यान रखेंगे संगठन का, 1948 में NCC की स्थापना हुई थी। क्लियर? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद वीडियो है, क्योंकि सारे क्वेश्चनों को मैंने बहुत विस्तार में समझाया है। सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से हल कर बताया है। जितने भी इम्पोर्टेंट उसके फैक्ट्स बनते हैं सारे समझाए हैं। तो एक बिहार दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।